हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा से संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बिहार करंट अफेयर पूरे एक साल का जून 2025 से जून 2026 तक का पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। यह वीडियो बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पीडीएफ जो बना हुआ है 3 सेक्शन का नोट्स को कंपाइल करके पीडीएफ बनाया गया है, जिनमें से पहला सेक्शन जो होगा वह न्यूज़पेपर करंट अफेयर डिस्कशन होगा। पिछली बार जो न्यूज़पेपर करंट अफेयर डिस्कशन किया गया था उसमें जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 मंथ का न्यूज़पेपर डिस्कशन था 2026 का। आज हम लोग अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने का न्यूज़पेपर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग विजन आईएएस का आईआर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वैसे करंट अफेयर जो पीडी में डिस्कस नहीं किया गया है और 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और वह विजन आईएएस मैगजीन का हिस्सा है, चाहे वह पीटी 365 हो या फिर मंथली मैगजीन पिछले 7-8 महीने का, उसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़, सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल, चाहे वह राष्ट्रीय स्थल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल स्थल हो, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो 3 सेक्शन में पूरे पीडीएफ को तैयार किया गया था और तीनों के एक में कंपाइल करके इसे नोट्स के रूप में आज डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर का करंट अफेयर, जिसमें अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने का करंट अफेयर इसमें समाहित है। इसमें वैसे करंट अफेयर जिसे हमने पीडी में डिस्कस कर दिया है मंथली मैगजीन के रूप में, उसे यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर का करंट अफेयर 3 महीने का अप्रैल, मई और जून का डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026, ठीक है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 और इसके प्रथम समारोह का आयोजन हाल ही में हुआ, यानी कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप किस वर्ष हुआ? 2026 में। इसका आयोजन किया गया 4 से 8 जून के बीच में अहमदाबाद में, ठीक है। इसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया, जिसमें से प्रथम स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत ने टोटल 114 पदक जीते। इन 114 पदक में 102 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 3 कांस्य पदक है, ठीक है। तो प्रथम स्थान प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026, जिसका आयोजन अहमदाबाद में 4 से 8 जून 2026 के बीच में किया गया। इसमें भारत ने 114 पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें 102 स्वर्ण पदक शामिल थे। द्वितीय स्थान पर जापान रहा। जापान ने टोटल 11 पदक प्राप्त किए, 3 + 3 + 5 यानी कि 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन वर्ल्ड योगासन तथा भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया गया। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? वीर द लायन इसका शुभंकर था, ठीक है। भारत के पदक विजेताओं में बिहार के 3 लोग शामिल हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हमने बताया कि जो भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने टोटल 114 पदक प्राप्त किए हैं। इन 114 पदक में बिहार के लोगों ने 3 पदक प्राप्त किए, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक। स्वर्ण पदक दिलीप कुमार और सोनी कुमारी, इन दोनों ने स्वर्ण पदक को प्राप्त किया और सुधांशु शेखर ने रजत पदक को प्राप्त किया। यानी कि भारत ने टोटल 114 पदक प्राप्त किए, जिनमें से 3 पदक बिहार के द्वारा जीता गया, ठीक है। तो यह हो गया प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। शब्दों पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर शब्द है निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि सबसे लंबे समय तक भारत के अब तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज किया गया। इन्होंने 4399 दिन पूरा करते हुए नेहरू को पीछा छोड़ा, यानी कि नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4398 दिन तक अपने पद पर रहे हैं। 13 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक 4398 दिन तक नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत में रहे हैं और इनके कार्यकाल को पीछा छोड़ते हुए 4399 दिन
का रिकॉर्ड बनाया नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक विवाद यह है कि यहाँ पे निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, चूंकि नेहरू जो थे निर्वाचित प्रधानमंत्री 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इसके देखा जाए, जब भारत को आज़ादी मिली तो 15 अगस्त 1947 से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन इनका निर्वाचन भले ही प्रथम आम चुनाव लोकसभा जो था 1952 में हुआ, तो उसके बाद से वे निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए। लेकिन इसके पहले भी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। लेकिन अगर निर्वाचित प्रधानमंत्री पूछा जाए तो 4398 दिन तक ये पद पे रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी के द्वारा तोड़ा गया। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से लेकर 10 जून 2026 तक 4399 दिन अपना कार्यकाल पूरा किया, और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक 4398 उनका दिन था कार्यकाल का। लेकिन ओवरऑल अगर नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा है, ठीक है। इससे पहले, यानी कि इस रिकॉर्ड को बनाने से पहले नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में नया रिकॉर्ड बनाया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक लगभग 3 बार यानी कि 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद पे रहे हैं। यानी कि सरकार के प्रमुख के रूप में 15 साल उन्होंने गुजरात में व्यतीत किया, और इसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के प्रमुख के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। तो 22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। गुजरात के मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका संयुक्त कार्यकाल 8931 दिन था। तब उन्होंने सिक्किम के पूर्व प्रधानमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8930 दिन सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में रहने का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था, ठीक है। यानी कि सरकार के प्रमुख के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका संयुक्त कार्यकाल अब तक का सर्वाधिक रहा है सरकार के प्रमुख के रूप में भी, ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। स्पेशली डेज 4399 दिन और यहाँ पर 8931 दिन, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है रक्षा संबंधी सिपरी का रिपोर्ट। इसे हमने संभवतः प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में भी डिस्कस किया था, लेकिन इस पॉइंट के कारण मैं इस रिपोर्ट को फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। रक्षा संबंधी सिपरी का रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत जो है रक्षा पर खर्च करने वाला विश्व का 5वां देश बना है। पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रसिया, चौथे नंबर पे जर्मनी और 5वें नंबर पे इंडिया। यानी कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश बना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत ने परमाणु हथियार के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पास अभी परमाणु हथियारों की संख्या 120 है और भारत के पास 190 है, ठीक है। तो भारत ने इस संदर्भ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अगला पॉइंट है दुनिया की सबसे लंबी 2 वे सड़क सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसकी कुल लंबाई 13.153 किलोमीटर है, ठीक है। किस एजेंसी के द्वारा जोजिला सुरंग का निर्माण किया गया? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL के द्वारा जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जिसकी लंबाई 13.153 किलोमीटर है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच वर्ष भर संपर्क सुनिश्चित करेगी। और देखेंगे यह जब सुरंग बना तो पहले कश्मीर और लद्दाख इन दोनों के बीच डिस्टेंस लगभग 3 घंटा आने जाने में ट्रैवल करने में समय लगता था, लेकिन अब यह दूरी घटकर 15 मिनट हो गई है, ठीक है। यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब और दोहरे मार्ग वाली सुरंग है। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर स्थित है? समुद्र तल से 11,578 फीट, ठीक है। तो जोजिला सुरंग के बारे में इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। एजेंसी का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला है E85 फ्यूल, काफ़ी चर्चा में है और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। E85 फ्यूल, इसके पहले चर्चा में था E20, ठीक है। E85 का मतलब होता है कि 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल
यूज़ किया जाएगा ईंधन के रूप में। ठीक है, भारत के द्वारा आधिकारिक शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है E85 का। E85 का मतलब ईंधन में 85% इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा और 15% पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा। यह बेसिकली ब्राज़ील मॉडल पर आधारित है। ब्राज़ील में अभी E80 का कॉन्सेप्ट है, 80% इथेनॉल प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में और उसमें 20% जो है पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इसी तर्ज पर ब्राज़ील मॉडल की तर्ज अपनाते हुए भारत ने E85 मॉडल की नींव रखी है। भारत के द्वारा इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई है। ठीक है, तो E85 का मतलब 85% इथेनॉल और 15% 15% पेट्रोल। E20 का मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। अगला पॉइंट है, भारत मसालों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। यानी कि मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा निर्यात भारत से ही किया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, ये दो रिपोर्ट आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा और दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। एक है SRS रिपोर्ट और दूसरा है NFHS 6th रिपोर्ट। ठीक है, और इन दोनों रिपोर्टों को मैं यहाँ पे एक जगह डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो डेटा को लेकर। ठीक है, SRS रिपोर्ट फर्टिलिटी रेट के बारे में क्या कहता है और NFHS का जो रिपोर्ट है वह टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में क्या कहता है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। SRS का मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके अनुसार भारत की जो प्रजनन दर है वह 1.9 है। यानी कि SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी है, 1.9, जिसमें शहरी भारत की प्रजनन दर 1.5 और ग्रामीण भारत की 2.1 है। ठीक है, यह हो गया भारत का। अगला है बिहार का। बिहार की प्रजनन दर जो है वह 2.9 है SRS के अनुसार, जिसमें शहरी क्षेत्र की 2.3 और ग्रामीण क्षेत्र की 3.0 यानी कि 3 है। यह हो गया SRS की रिपोर्ट के अनुसार। अगर NFHS के अनुसार देखा जाए तो भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर, वह 2.0 यानी कि 2 है। SRS के अनुसार भारत का 1.9 था, NFHS के अनुसार 2.0 है। शहरी भारत की 1.6 और ग्रामीण भारत की 2.1। बिहार SRS के अनुसार बिहार था 2.9, लेकिन NFHS के अनुसार बिहार का प्रजनन दर जो है 2.7 है, शहरी क्षेत्र की 2.1 और ग्रामीण क्षेत्र की 2.8। तो यह है टोटल फर्टिलिटी रेट से संबंधित भारत और बिहार का तुलनात्मक डेटा, जिसमें SRS का रिपोर्ट और NFHS 6th रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग डेटा को याद कर लेंगे, हो सकता है वहाँ पर कोई भी डेटा आपसे उठाकर पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग डेटा को लेकर कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगला पॉइंट है, विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये पूर्व IAS अधिकारी परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। अगला है मेजर अभिलाषा बराक। मेजर अभिलाषा बराक को हाल ही में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें लेबनान में शांति मिशन के योगदान को देखते हुए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और यह महत्वपूर्ण है कि यह अवार्ड जीतने वाली, यह अवार्ड को प्राप्त करने वाली यह तीसरी भारतीय महिला बनी है, जिनमें पहला 2019 में सुमन गवानी को दिया जा चुका है और दूसरा अवार्ड 2024 में राधिका सेन को दिया जा चुका है और तीसरा अवार्ड 2026 में मेजर अभिलाषा बराक को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट है सोमा रामसर स्थल, सोमा रामसर साइट्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सुरहाताल, उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित सुरहाताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार को भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, भारत एशिया में रामसर स्थल की संख्या के दृष्टिकोण से भारत का एशिया में प्रथम और पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। और भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, तमिलनाडु पहले नंबर पे है और UP दूसरे नंबर पे है, बिहार और पंजाब तीसरे नंबर पे आता है। तो भारत का 100वां रामसर स्थल और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है बलिया में स्थित सुरहाताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला भूमिगत परमाणु कचरा डस्टबिन किस देश में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला भूमिगत परमाणु कचरा डस्टबिन फिनलैंड के ओल्किलुओटो द्वीप पर स्थित ओनकालो में दुनिया का पहला भूमिगत परमाणु कचरा डस्टबिन बनाया जा रहा है।
नॉर्वे शतरंज 2026, नॉर्वे चेस 2026, इसका विजेता टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आर प्रज्ञानानंद, जिन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को परास्त करते हुए इस टूर्नामेंट को नॉर्वे चेस 2026 को जीता। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर था। और अगर महिलाओं में देखा जाए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू करने का रिकॉर्ड वह शेफाली वर्मा के नाम पर है। ठीक है, तो महिला में अगर देखा जाए तो शेफाली वर्मा, पुरुष में अब रिकॉर्ड बन गया है वैभव सूर्यवंशी के नाम पर। पहले यह रिकॉर्ड जो था वह सचिन तेंदुलकर के नाम पर था, लेकिन सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 15 साल 71 दिन इनकी उम्र है। ठीक है, सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्सी की निया चार्लोट ग्रेग के नाम पर दर्ज है। तो इसे 2-3 फैक्ट्स है, उसे आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका में आयोजित सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन के लिए 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें पहला पुरस्कार है बीरर ब्रुक्स अवार्ड और दूसरा पुरस्कार है जनरल डगलस मैक आर्थर मिलिट्री लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, तो मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका में आयोजित सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों को नाम याद नहीं रखेंगे, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखिए, प्रभात मिश्रा, बीरर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैक आर्थर मिलिट्री लीडरशिप अवार्ड। मेकदातु बांध विवाद, ठीक है, यह काफ़ी समय से लंबे समय से चर्चा में रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह विवाद चल रहा था। ठीक है, मेकदातु बांध विवाद, यह बेसिकली कावेरी नदी पर बांध बनाने को लेकर विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें कर्नाटक का पक्ष लिया गया। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे मेकदातु बांध विवाद किन 2 राज्यों के बीच विवाद को लेकर चर्चा में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। कैबिनेट के द्वारा विमान ईंधन के दाम को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ का एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड शुरू किया गया है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम था, जो कि 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा किया गया। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। कार्बन सिंक के मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है और शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र की वृद्धि के संदर्भ में भारत विश्व में 3रे स्थान पे है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? अजरबैजान के द्वारा। थीम क्या था? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का स्थान 9वां, कार्बन सिंक के मामले में भारत का स्थान 5वां और शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में भारत का स्थान 3रा है। अगला है मावेन अंतरिक्ष यान। ठीक है, मावेन अंतरिक्ष यान 2013 में मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मावेन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा और हाल ही में नासा ने इसे निष्क्रिय घोषित कर दिया है। देश में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हाल ही में पूरे हो गए हैं। देश का पहला हिंदी अखबार उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता में शुरू हुआ था और 2026 को इसने अपने 200 साल पूरे किए और यह पहला हिंदी पत्र अखबार था उदंड मार्तंड। ठीक है, कोलकाता से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी SIDE 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। पहले नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे सिंगापुर, चौथे नंबर पे इंडिया और 5वें नंबर पे डिजिटल इकोनॉमी के संदर्भ में भारत 5वें नंबर पे आता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अरावली पर्वतमाला की परिभाषा की समीक्षा के लिए ICFRI की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिला था। सेव अरावली एक कैंपेन भी चलाया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार की जो नई परिभाषा है अरावली को लेकर उसकी समीक्षा करने के लिए ICFRI की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाम आप लोग याद रखेंगे, कंचन देवी।
केंद्र सरकार ने पीएम सेतु योजना के तहत किस राज्य में पहली रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत की युवा निशानेबाज हैं ईशा सिंह। सिंगापुर ओपन जीतने वाली भारत की पहली युगल जोड़ी कौन बनी? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंगापुर ओपन जीतने वाली भारत की पहली युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। भारतीय निजी रक्षा कंपनी होवरीट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का जोधपुर में सफल परीक्षण किया है। तो निजी रक्षा कंपनी होवरीट के द्वारा, ठीक है, दिव्यास्त्र MK1 एक सुसाइड ड्रोन है जिसका सफल परीक्षण किया गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चर्चा में रहा दिव्यास्त्र MK1 क्या है जिसका जोधपुर में परीक्षण किया गया? तो आपको याद रखेंगे एक सुसाइडल ड्रोन है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो निजी रक्षा कंपनी होवरीट के द्वारा। यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में भारत में पेटेंट दाखिल करने की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और वैश्विक रैंकिंग में पेटेंट दाखिल करने वाले संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत पहले 14वें स्थान पे था, अब भारत आ गया है 6ठे स्थान पे। सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है चाइना, दूसरे नंबर पे है USA। भारत पहले 14वें स्थान पर था तो अब घटकर आ गया 6ठे स्थान पे। शोध में अग्रणी राज्य भारत में कौन कौन है? तो पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। यूनेस्को के सर्वेक्षण में कुंभलगढ़ किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, कुंभलगढ़ किले की दीवार कहाँ पर स्थित है? मेवाड़ में स्थित है। राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 15वीं शताब्दी में। तो यूनेस्को ने जो सर्वेक्षण किया है उसके अनुसार कुंभलगढ़ किले की दीवार जो कि मेवाड़ राजस्थान में स्थित है वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता इसे प्राप्त हुआ है। हाल ही में इजराइल के द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला कहाँ पर स्थित है? ब्यूफोर्ट किला कहाँ पर है? लेबनान में। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 जून 2026 से लागू हो गया है। दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ था 18 दिसंबर 2025 को ओमान मस्कट में। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। देश का पहला टोल बाधा मुक्त मार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश का पहला टोल बाधा मुक्त मार्ग कौन है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसे गुजरात में NH48 पर सूरत भरूच खंड के निकट लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की 75 वर्ष के बाद लद्दाख वापसी हुई है। स्थान का नाम महत्वपूर्ण है लद्दाख। ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक 12 से 13 जून के मध्य इंदौर में संपन्न हुई है। ठीक है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपदा प्रबंधन से बचाव के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। कैबिनेट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कलाई जल विद्युत परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, कलाई जल विद्युत परियोजना कैबिनेट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कलाई जल विद्युत परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है चर्चा में रहा कलाई जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। इसके साथ साथ कमला जल विद्युत परियोजना भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। तो कलाई जल विद्युत परियोजना और कमला जल विद्युत परियोजना दोनों कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। एक बुक है काफ़ी फेमस है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। किसकी किताब है? मनोज नरवणे, पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की पुस्तक है। काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग इसे याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज किनकी पुस्तक है? मनोज नरवणे की। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026। ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 के दौरान जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 को जारी किया गया, जिसमें जलवायु आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पे है। अगला पॉइंट है तेलंगाना
जल संचय जन भागीदारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। यानी जल संचय जन भागीदारी अभियान जिसकी शुरुआत 6 सितंबर 2024 ईस्वी को सूरत से की गई थी, इसमें इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है तेलंगाना, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है राजस्थान। पैडमैन के नाम से मशहूर सामाजिक उद्यमी अरुणाचलम मुरुगनाथम को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अगला पॉइंट है सीजेआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। रांची के 7 वर्षीय तैराक ईशांक सिंह ने भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया है और ऐसा करने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने। कौन? ईशांक सिंह। पाक जलडमरू मध्य आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जलडमरू मध्य, और इसे तैरकर पार करने का रिकॉर्ड दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक ईशांक सिंह ने, जो कि रांची के रहने वाले हैं, इन्होंने यह रिकॉर्ड को बनाया है। देश की पहली स्पेस सिटी का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के रैथु सुरमाला गांव में देश की पहली स्पेस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप के प्रसिद्ध राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठीक है, राधानगर बीच कहाँ पर स्थित है? स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार में। हैदराबाद के पास स्थित कान्हा शांति वनम में 6000 से अधिक लोगों ने एक ही समय में आसन करने वाले सबसे बड़े समूह के तौर पर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए एक साथ भुजंगासन कर इतिहास रचा है। ठीक है, कान्हा शांति वन कहाँ पर? हैदराबाद में। इंग्लैंड की बायोकेमिकल सोसाइटी ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड के लिए आईआईटी के प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को चुना है। यह सम्मान पाने वाले देश के पहले विज्ञानी बने हैं। तो अरुण कुमार आप लोग याद रखेंगे। इंग्लैंड की बायोकेमिकल सोसाइटी ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड के लिए आईआईटी के अरुण कुमार शुक्ला को चुना और यह सम्मान पाने वाले देश के पहले वैज्ञानिक बने हैं। डीआरडीओ ने एक खास बख्तरबंद आर्म्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका नाम दिया गया है विक्रम VT-21। इसे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम शुरू किया गया है? तो कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम की शुरुआत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उत्तम कुमार को उनके पहले कविता संग्रह सृष्टा कला पुरुष के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित 21वीं सदी के एमिली डिकिंसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उत्तम कुमार को एमिली डिकिंसन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भूटान की दोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसे वित्तीय सहायता प्रदान की है 51.5 करोड़ डॉलर। ठीक है, यह जो दोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोडक्ट लिमिटेड है यह किस नदी पर स्थित है? कुरुचू नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 1125 मेगावाट है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा दोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वह किस नदी पर स्थित है? कुरुचू नदी पर। किस देश में स्थित है? भूटान में स्थित है। क्षमता 1125 मेगावाट और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट लिमिटेड के लिए 51.5 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य हार्डवेयर के सह उत्पादन और अच्छा औद्योगिक ढांचा विकसित करने पर सहमति जताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। कपास उत्पादकता मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? कपास उत्पादकता मिशन का कपास उत्पादन को बढ़ाना एवं गुणवत्ता में सुधार करना कपास उत्पादकता मिशन का मुख्य लक्ष्य है और हाल ही में इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह मिशन 14 राज्यों के 140 जिलों और लगभग 2000 कारखानों को कवर करेगा। 2031 तक 498 लाख गांठ कपास उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं जो डिफेंस से संबंधित हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि भारत के नए CDS कौन बने? NS राजा सुब्रमणी। नए नौसेना प्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख धीरज सेठ। SPG के नए निदेशक अमित कुमार। IB के नए चीफ कौन बने? महेश दीक्षित। और हाल ही में पूर्व CEC राजीव कुमार को HDFC बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो हाल ही में नवीन नियुक्तियां हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। 48वां आसियान समिट 2026, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? सेबू शहर फिलीपींस में। इसका विषय था नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। आपसे अभी सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में आसियान समिट के कारण चर्चा में रहा सेबू शहर किस देश में स्थित है? तो वह फिलीपींस में स्थित है, जहां पर 48वां आसियान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, आसियान को अगर देखा जाए तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। किस कंपनी के द्वारा? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ पर? भोपाल में IREL के द्वारा। देश में फलों के उत्पादन गुणवत्ता सुधार के लिए 2 दिवसीय फ्रूट हेरोइजन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। हाल ही में चाइना ने गहरे समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग विंड टरबाइन सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसे 3 गॉर्जेस पायलट का नाम दिया गया है। भारत में दुनिया के पहले बारिश आधारित रेनफॉल इंडेक्स रेन मुंबई की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो दुनिया के पहले बारिश आधारित रेनफॉल इंडेक्स रेन मुंबई कहाँ पर शुरुआत की गई? भारत में। इसके जरिए विभिन्न कंपनियां मानसून के उतार चढ़ाव पर अपनी दांव लगा सकेगी। ठीक है, तो रेनफॉल इंडेक्स रेन मुंबई भारत में, जो कि दुनिया का पहला बारिश आधारित इंडेक्स है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026। ठीक है, इस अवसर पर नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 15 नर्सों को प्रदान किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 कब मनाया जाता है? नर्स दिवस 12 मई को। इस बार का थीम क्या था? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है। इस बार का थीम था। यह जो दिवस है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 मई को प्रतिवर्ष। भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिकों सलीम अब्दुल करीम एवं कीर्तन धेड़ा को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगपो से सम्मानित किया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई? नई दिल्ली में। भारतीय मूल के सूर्यमिधा महज 22 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। यानी कि दुनिया के सबसे युवा अरबपति 22 साल के हैं, भारतीय मूल के सूर्यमिधा। इन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 23 वर्ष की उम्र में वे अरबपति बने थे। अगला है ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सर्वाधिक सुरक्षित देश, ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक सुरक्षित देश डेनमार्क, यानी कि पहले नंबर पे डेनमार्क है, और सबसे असुरक्षित देश जो है वह अफगानिस्तान है 177वां स्थान पे। यानी कि 177 देशों के बीच में यह सूची जारी की गई है। ठीक है, तो ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स पहले नंबर पे डेनमार्क और 177वां स्थान पे है अफगानिस्तान। भारत अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 177 देशों में महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत 131वां स्थान पर है। ठीक है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार आया है। भारत का स्कोर है 0.607। सिख जोड़ों को अपने पारंपरिक विवाह आनंद कारज को विशेष कानूनी ढांचे के तहत पंजीकृत करने की अनुमति देने वाला आनंद कारज अधिनियम सिक्किम में 1 जून से लागू हुआ। तो किस राज्य में लागू हुआ है? सिक्किम में। आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, ब्रिटेन में भारतीय मूल के 23 वर्षीय तुषार कुमार एलास्ट्री और
बोरहमवुड के मेयर बने हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। 23 वर्षीय तुषार कुमार ब्रिटेन में एलस्ट्री और बोरहमवुड के मेयर बने हैं। ये ब्रिटेन के अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बने हैं। वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सान्या पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। ठीक है, वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर है सान्या, पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वादियों की सहायता के लिए एआई आधारित चैटबॉट सुसहाय को लॉन्च किया है। ठीक है, तो सुसहाय किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एआई आधारित चैटबॉट है वादियों की सहायता के लिए। इसके जरिए उपयोगकर्ता फाइलिंग सिस्टम के संबंधी जानकारी, अदालती दिशा निर्देश आदि को आसानी से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है स्क्वाश खिलाड़ी अरेवीर दीवान 7 साल में अंडर 19 एशियाई चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रूपमोनी गोराह एवरेस्ट को फतह करने वाली असम की पहली महिला बन गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूपमोनी गोराह एवरेस्ट को फतह करने वाली असम की पहली महिला बनी है। गुरिंदरवीर सिंह भारत के सबसे तेज एवं एशिया के दूसरे तेज धावक बने हैं। रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में महज 10.09 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ इन्होंने पूरी की है। ठीक है, तो गुरिंदरवीर सिंह भारत के सबसे तेज एवं एशिया के दूसरे तेज धावक बने हैं। आंध्र के विजयवाड़ा से देश के पहले स्वदेशी सुपर प्रेशर विस्टा प्लेटफॉर्म हाइड्रोजन बलून की सफल लॉन्चिंग की गई है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का 5वां देश बना है। अन्य 4 देशों में यूएसए, फ्रांस, जापान और चाइना स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश के पहले स्वदेशी सुपर प्रेशर विस्टा प्लेटफॉर्म या हाइड्रोजन बलून की सफल लॉन्चिंग की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार का थीम था योगा फॉर हेल्दी इजिंग। ठीक है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हेल्दी लाइफ के लिए योगा, यह इस बार का थीम था। 21 जून को इस बार का मुख्य कार्यक्रम 2026 का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया। यह घोषणा खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव 2026 के दौरान की गई थी। यानी कि योगा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? खजुराहो में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। यानी खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव 2026 के दौरान यह घोषणा की गई थी कि 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कोलकाता में। और इसकी थीम क्या होगी? योगा फॉर हेल्दी इजिंग, यानी कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए योगा। अगला है जनसांख्यिकी बदलाव के अध्ययन संबंधी कमेटी। 5 सदस्यीय कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है, जिसका मुख्य कार्य भारत में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव की अध्ययन करना, उसकी समीक्षा करना और उस पर विस्तार से विचार विमर्श करना है। 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसमें अन्य 4 सदस्यों में दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव, ये दोनों पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। डॉक्टर समिका रवि अर्थशास्त्री हैं और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को शामिल किया गया है। यानी कि जनसांख्यिकी बदलाव के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में? प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में। आप लोग 5 मेंबर का नाम याद कर लेंगे। हो सकता है वहाँ पर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन इस कमेटी के हिस्सा नहीं है, तो आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या है? तो जनसंख्या बदलाव के पैटर्न का अध्ययन करना, उसकी समीक्षा करना। हाल ही में लेह में 11,400 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी पर देश का पहला हिमालयी रॉक चेक डैम तैयार किया गया है। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। किस स्थान पर? लेह में। देश की पहली आधुनिक हाइड्रोजन रेलगाड़ी कहाँ पर शुरू की गई? हरियाणा में। देश की पहली आधुनिक हाइड्रोजन रेलगाड़ी की शुरुआत कहाँ पर की गई? हरियाणा में, ये जिंद सोनीपत रेलखंड पर। और हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई? ऊपर हमने डिस्कस किया, दिल्ली में। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, प्रथम स्थान भारत, 27 पदक, 11 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 27 पदकों के साथ भारत पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पर किर्गिस्तान। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप वियतनाम में। आयोजन वियतनाम में हुआ। प्रथम स्थान, सर्वाधिक पदक भारत ने जीता, 27 पदक।
11 + 7 + 9 और दूसरे स्थान पे है किर्गिस्तान। अगला है विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम था संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। इस बार का थीम था। इसकी शुरुआत 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा किया गया था। इसे 1983 में यूनेस्को ने आधिकारिक मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। आधिकारिक मंजूरी मिली यूनेस्को के द्वारा 1983 में। इस बार का थीम क्या है? संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। अगला है विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026। ठीक है, विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026, इसका आयोजन 14 से 16 अप्रैल के बीच में किया गया वियना में, ऑस्ट्रिया में। इसमें भारत की तरफ से भारतीय तटरक्षक बल ने इसमें हिस्सा लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में इस समय तीसरे स्थान पे है। और किसको पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पे आया? तो ब्राज़ील को, यानी कि ब्राज़ील अब चौथे स्थान पे चला गया और भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का आधे से अधिक यानी कि 51.5% नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भारत में हो रहा है। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला को आर्मी प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाम क्या है? सुसान कोयले। देश की पहली LGBTQ सांसद मेनका गुरुस्वामी ये TMC से राज्यसभा सांसद बने थे। तमिलनाडु में जन्मी इरिसी संपत वाशिंगटन DC के मेयर पद के चुनाव में हिस्सा लेने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बनी है। तमिलनाडु में जन्मी रिनी संपत। अगला है मिशन मित्रा। मिशन मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा मिशन मित्रा को लॉन्च किया गया। मित्रा का पूरा नाम क्या है? मैपिंग ऑफ इंट्रोपरेबल ट्रेट्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट, यह मित्रा का पूरा नाम है। मिशन मित्रा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया लद्दाख में। यह क्या है? तो यहाँ बेसिकली इसरो के द्वारा लद्दाख में एक प्रयोगशाला टाइप का बनाया गया है जहां पर अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां निर्मित की गई है ताकि वहां पर विभिन्न प्रकार के शोध संस्थान और ट्रेनिंग उस अनुरूप डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो मिशन मित्रा इसरो के द्वारा शुरू की गई है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेन श्रमिकों के लिए जलवायु अवकाश के प्रावधान को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अमेरिका इस वर्ष देश की स्वतंत्रता की 225वीं वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को और अपने देश की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ अमेरिका इस बार मना रहा है। और इस अवसर पर अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए और 1861 के बाद यह पहला मौका है। डॉलर 1861 में डॉलर की शुरुआत के बाद यह पहला अवसर है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर किए गए। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी 250वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर अमेरिका में जो जश्न का आयोजन किया जा रहा है उसमें भारत की तरफ से INS सुदर्शनी ने हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट है ऑपरेशन अमिस्ताद। अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि वेनेजुएला में काफ़ी ज़बरदस्त भूकंप की घटना देखने को मिली। तो भूकंप आने के पश्चात वेनेजुएला में भारत के द्वारा जो राहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह ऑपरेशन अमिस्ताद के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान के द्वारा भारत ने सारे वहाँ पे राहत सहायता सामग्रियों का वहाँ पे पहुँचाया और लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। वहाँ पे चिकित्सीय मदद भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.25 लाख करोड़ के बजटीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 जो था उसमें उसका जो बजटीय आवंटन था 76,000 करोड़ था और लगभग 50,000 करोड़ की वृद्धि करते हुए इस बार बजटीय आवंटन 2.0 के लिए 1,75,000 करोड़ कर दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य है देश में चिप विनिर्माण परिवेश को बढ़ावा देना। अगला है ग्लोबल स्किल्स चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया 23 से 29 जून के बीच में। भारत ने इसने 3 स्वर्ण सहित 5
पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीते, जिनमें से 3 स्वर्ण में 1 स्वर्ण बिहार के मौसम गिरी ने क्लाउड कंप्यूटिंग में जीता। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज भारत 5 पदक जीता है। देश का कुल विदेशी ऋण मार्च 2026 के अंत तक 776.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी कि मार्च 2026 में देश का विदेशी ऋण कितना था? 762.8 अरब डॉलर, पिछले वर्ष की तुलना में 26.3 अरब डॉलर अधिक। अगला पॉइंट है न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा उच्चतम न्यायालय कोलेजियम के नए सदस्य बने। कोलेजियम क्या है? कोलेजियम काफ़ी चर्चा में रहता है। आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका में चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण का निर्णय कोलेजियम के द्वारा लिया जाता है। कोलेजियम में एक चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी कि टोटल 5 लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनमें से एक PM नरसिम्हा कोलेजियम में शामिल हुए हैं। ठीक है, इन्होंने न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी का स्थान लिया है। कोलेजियम में हमने बताया कि कोलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, एक चीफ जस्टिस प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इनमें अभी CJI सूर्यकांत चीफ जस्टिस, ठीक है, इसके अलावा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, BB नागरत्ना, MS सुंदरेश और PS नरसिम्हा, ये 5 अभी कोलेजियम में शामिल हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया की देखरेख करना। ठीक है, और सारे कार्य कोलेजियम के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए हाल के दिनों में आप देखेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भी इसको लेकर टकराव देखने को मिला है। अगला पॉइंट है दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा M सिंह इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बनी है। उन्हें बौद्धिक संपदा कानून में योगदान के लिए अमेरिका के सैन डिएगो में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा M सिंह बनी है। IIT बॉम्बे न्यूयॉर्क में अपना पहला विदेशी सब कैंपस खोलेगा। ठीक है, अपना पहला विदेशी सब कैंपस IIT बॉम्बे खोलेगा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को खेल ऑफ प्रेसिडेंस में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया है। 3 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया। MP के सिवनी का जंबो सीताफल, बुरहानपुर का केला और त्रिपुरा का वाद्यंत सरिंदा, इन तीनों को हाल ही में नया GI टैग दिया गया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने मोंगला पोर्ट को विकास करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है, समझौता की है? तो बांग्लादेश ने चाइना के साथ मोंगला पोर्ट को डेवलप करने की साझेदारी की है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पहले जो था, इसमें यूनिकॉर्न के मामले में भारत पहले 3रे नंबर पे था, लेकिन अब भारत 4थे स्थान पे आ गया है 61 यूनिकॉर्न के साथ। ठीक है, पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे UK और चौथे नंबर पे यूनिकॉर्न की संख्या में भारत, इंडिया है। ठीक है, बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी है। तो भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बेंगलुरु और विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी सैन फ्रांसिस्को। देश की पहली निजी सोने की खदान आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जोन्नागिरी में। संगीतकार AR रहमान को वाशिंगटन में एकेडमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की नई पुस्तक आई है, जॉर्जियाज विजन। तो आप लोग याद रखेंगे जॉर्जियाज विजन किनकी पुस्तक है? काफ़ी फेमस लीडर हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी। बांग्लादेश IBCA का 27वां सदस्य बना है। IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, यह 2024 में भारत के द्वारा शुरू किया गया था और बांग्लादेश हाल ही में इसका 27वां सदस्य बना है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागालैंड की हॉर्नबिल उत्सव को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल उत्सव का दर्जा किसे प्रदान किया गया? नागालैंड की हॉर्नबिल उत्सव को। अगला पॉइंट है टाइम मैगजीन ने 2026 की 100 प्रभावशाली खेल हस्तियों में स्मृति मंधाना को शामिल किया है और यह भारत की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र खिलाड़ी है स्मृति मंधाना। अगला पॉइंट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें 17वें स्थान पे है। पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है।
G7 देशों ने डिजिटल तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए क्रिटिकल मिनरल्स रेसिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस को शुरू किया है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि 2030 ईस्वी तक दुर्लभ खनिजों के लिए बाहरी निर्भरता 60% से कम कर दिया जाए। ठीक है, तो इस अलायंस की शुरुआत की गई है G7 देशों के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स रेसिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस किसके द्वारा शुरू की गई है, तो G7 देशों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, इसमें टॉप 3 हम लोग वर्ल्ड का देखेंगे और टॉप 3 हम लोग इंडिया का देखेंगे। नंबर 1 विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे है MIT USA, नंबर 2 पे है इंपीरियल कॉलेज लंदन और नंबर 3 पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। भारत का टॉप 3 और पूरे विश्व में रैंकिंग के साथ ये यहाँ पे जो रैंक लिखा गया है पूरे विश्व में रैंकिंग का स्थान है और ये लिखा गया है भारत में रैंकिंग है। ठीक है, तो भारत में पहले नंबर पे है IIT दिल्ली, दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे और तीसरे नंबर पे IIT मद्रास। IIT दिल्ली का विश्व में स्थान है 118वां, IIT बॉम्बे 134वां और IIT मद्रास 170वां। ठीक है, तो विश्व की टॉप 3 यूनिवर्सिटी और भारत की टॉप 3 यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर बता दिया। अगला पॉइंट है देश के पहले मेड इन इंडिया सैन्य परिवहन विमान की टेस्ट उड़ान सफल हुई है। कहाँ पर? बड़ोदरा से एयरबेस C295। आप सभी जानते हैं कि एयरबस C295 इसके कुछ जो विमान है वह स्पेन में बनाया जा रहा है और कुछ विमान जो है वह भारत में बनाया जा रहा है। तो मेड इन इंडिया सैन्य परिवहन विमान की टेस्ट उड़ान हाल ही में सफल हुई है बड़ोदरा गुजरात में एयरबस C295 की। अगला पॉइंट है देश का पहला समर्पित हेलीकॉप्टर कॉरिडोर कहां पर बनाया जा रहा है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देश का पहला समर्पित हेलीकॉप्टर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है पैक्स सिलिका, काफ़ी चर्चा में रहता है पैक्स सिलिका। आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका क्या है, तो अमेरिका की अगुवाई में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण नई पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ मेटल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, चीन पर निर्भरता को कम करना है और इसकी स्वच्छंद आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना है। हाल ही में इसका दूसरा शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हुआ जहां पर भारत ने भी भाग लिया और कुल 35 देशों ने इसके जो घोषणा पत्र होते हैं उसकी मंजूरी प्रदान की है। पैक्स सिलिका में अमेरिका के नेतृत्व में जो शुरू किया गया है अभी तक 35 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। ठीक है, 28 से 29 जून के बीच में नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं दूसरे या तीसरे पेज पे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है, अच्छा अभी एक थोड़ा बहुत और है। चलिए अगला पॉइंट है भारत ने यूनान में अपनी UPI सेवा शुरू की है और यूनान में UPI सेवा की शुरू करते हुए पूरे विश्व में अभी ऐसे 10 देश हैं जहां पर भारत के द्वारा संचालित UPI से लेन देन किया जा रहा है। इन 10 देशों में यूनान, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया शामिल है। आपको याद नहीं करना है सभी देश, लेकिन एक दो बार नज़र देख लेना है, हो सकता है वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जो सवाल BPSC पूछ रही है किसी भी टाइप का सवाल पूछा जा सकता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो बस सारी चीज़ों को 2 बार 3 बार नज़र बनाए रखिए। जितने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डिस्कस किए जा रहे हैं अच्छे तरीके से वीडियो को PDF वहाँ पर जो भी पेड ग्रुप तेजस में दिया जा रहा है, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं PDF के माध्यम से PDF को रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए, नॉर्मल जैसे भी आपकी इच्छा हो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, तब जाकर सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और एग्जामिनेशन में सवाल आएगा तो आप हल करने की स्थिति में होंगे। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी ताज़ा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 8वें स्थान पे है और महिला हॉकी टीम जो है वह 9वें स्थान पे है। अगला है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड, यह सेशल्स के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान।
ठीक है। यह भारतीय प्रधानमंत्री का 34वां वैश्विक सम्मान है। एक्चुअली हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री का सेशल्स दौरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सेशल्स अपनी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है और भारत के प्रधानमंत्री उसके चीफ गेस्ट हैं। स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री वहां के चीफ गेस्ट बने हैं और हाल ही में भारत सेशल्स संबंध के 50 साल भी पूरे हुए हैं। तो इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री का सेशल्स दौरा हुआ और इस दौरे के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशल्स की जो नेशनल असेंबली है, वहां की पार्लियामेंट है, उसे संबोधित किया और उसे संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इसे भी आपको गंभीरता से सुनना है। अगला पॉइंट और न्यूज़पेपर का लास्ट पॉइंट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को ब्रिटेन भारत संबंधों के उन्नयन में असाधारण नेतृत्व के लिए ब्रिटेन भारत पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का अप्रैल, मई और जून का डिस्कशन समाप्त होता है। अब डिस्कशन हमने बताया कि पूरे पीडीएफ को 3 सेक्शन में करके कंपाइल किया गया है। तो दूसरा सेक्शन जो है वह पीटी 365 का इम्पॉर्टेंट आईआर सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, भारत 2026-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC का सदस्य बना है। कार्यकाल है 2026-28। आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या है 54। प्रत्येक 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 18 सदस्य चुने जाते हैं और टोटल इसमें 54 सदस्य होते हैं, यानी कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होगा। प्रत्येक 3 साल पे 18 सदस्य चुने जाएंगे, यानी कि टोटल 54 मेंबर वहाँ पर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 में जबरन विस्थापन ये जारी किया गया है। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट किसके द्वारा? तो जारी किया गया है UNHCR के द्वारा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, UNHCR के द्वारा जारी की गई है। UNHCR जो है 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 2 बार इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है UNHCR को, 1954 में और 1981 में। इस टाइप के सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स परीक्षा में। अगला पॉइंट है, UN पीस कीपिंग की मंत्री स्तरीय बैठक 2025 जर्मनी के बर्लिन में संपन्न हुआ है। UN पीस कीपिंग, ठीक है, बैठक 2025 का कहाँ पे संपन्न हुआ? जर्मनी बर्लिन में। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। यह बैठक 2015 के न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई। अगला पॉइंट है UNHRC, ठीक है, भारत 7वीं बार UNHRC का सदस्य निर्वाचित हुआ है और इस बार निर्विरोध सदस्य बना है। कार्यकाल 2026 से 28 तक। ऊपर जो हमने डिस्कस किया UN सामाजिक और आर्थिक परिषद, उसका भी कार्यकाल 26 से 28 तक भारत बना है। ठीक है, UNHRC की स्थापना 2006 में की गई थी। इसके सदस्य कितने हैं? टोटल सदस्य हैं 47, यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा निर्वाचित। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष। एक देश अधिकतम 2 लगातार कार्यकाल के लिए ही सदस्य बन सकता है। 2 से अधिक कार्यकाल के लिए लगातार कोई देश सदस्य नहीं बन सकता है। तो UNHCR 7वां बार सदस्य बना है। अगला है SCO का 25वां सम्मेलन तियानजिन चीन में संपन्न हुआ 2025 में और 26वां सम्मेलन 2026 में किर्गिस्तान में संपन्न होगा। ठीक है, जो 25वां सम्मेलन चीन तियानजिन में संपन्न हुआ उसमें लाओस को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, SCO इसकी स्थापना 1996 में की गई थी संघाई 5 यानी कि 5 देशों के द्वारा। ठीक है, वर्तमान समय में इसमें 10 सदस्य देश हैं और टोटल 17 भागीदार देश हैं। 10 सदस्य देश में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये 10 देश हैं। 10वां देश बना है बेलारूस। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 10 देश के साथ साथ 17 भागीदार देश भी SCO के हैं। अगला है ECOWAS, इसकी स्थापना 28 मई 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय अबुजा नाइजीरिया में है। 2025 में इसने अपनी 50वीं वर्षगांठ को मनाया। ECOWAS के वर्तमान समय में 15 सदस्य हैं। भारत 2004 ईस्वी में इस संगठन का पर्यवेक्षक बना है। जंगेजूर कॉरिडोर काफ़ी चर्चा में रहा है। जंगेजूर कॉरिडोर क्यों?
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। हालांकि अमेरिका के नेतृत्व में हाल ही में इस विवाद को दोनों देशों के साथ मैत्री रूप से सुलझा लिया गया है। ठीक है, तो जंगेजुर कॉरिडोर क्यों चर्चा में है, तो यह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है। यह आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरता है और अजरबैजान के बाकू बंदरगाह को नक्चीवन स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यह आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। अब सवाल है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से युद्ध क्यों चला आ रहा है, तो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में युद्ध चला आ रहा है लंबे समय से, लेकिन हाल ही में इसे सुलझा लिया गया है। तो जंगेजुर कॉरिडोर पूछा जा सकता है। चीन ने तिब्बत में यारलुंग तसांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी भी कहा जाता है, पर मेडोगो मेताऊ मेगा डैम परियोजना का निर्माण कर शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और यूके ने ऑकस के तहत एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते को गिलोंग ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है गिलोंग ट्रीटी रक्षा समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में ऑकस के तहत। ऑकस एक संगठन है, ठीक है, जिसका गठन 2021 ईस्वी में किया गया था। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और यूएस फॉर यूएसए अमेरिका, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इन तीन देशों के द्वारा 2021 में ऑकस संगठन का गठन किया गया और ऑस्ट्रेलिया और यूके ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर मंजूरी प्रदान की है, जिसे गिलोंग ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री के अनुसार भारत और म्यांमार के मध्य कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट वर्ष 2027 से प्रारंभ हो जाएगा। चर्चा में रहा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स GOF क्या है, तो GOF ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। भारत के नेतृत्व में गठित एक समूह है जिसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिकों के खिलाफ होने वाली सभी हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय करने में मदद करना। अगला पॉइंट है यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार राष्ट्र बन गया है। ठीक है, भारत, चाइना जैसे देश इसके पक्षकार नहीं है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के। ठीक है, लेकिन यूक्रेन जो है हाल ही में इसका 125वां पक्षकार राष्ट्र बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना रोम संविधि के तहत की गई थी। 1998 ईस्वी में इसे अपनाया गया और 2002 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। अगला पॉइंट है इजराइल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देश बना है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है। इसका मुख्यालय अभी हमने ऊपर बताया हेग नीदरलैंड में है। चर्चा में रहा बगराम एयरबेस किस देश में है, तो बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लें, उसको अपने तरीके से डेवलप करें। ठीक है, कब्जा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अमेरिका उस पर नियंत्रण चाहता है ताकि वे अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से चाइना, पाकिस्तान, भारत इन सब पर कंट्रोल कर सके, उसकी निगरानी कर सके। तो बगराम एयरबेस कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। अगला है भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यानी कि भारत और इफ्टा के बीच में 10 मार्च 2024 ईस्वी को टेपा पर हस्ताक्षर हुआ था, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और इफ्टा यानी कि 4 देशों का एक संगठन है इफ्टा। भारत और इफ्टा के बीच में 10 मार्च 2024 ईस्वी को एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसे 1 अक्टूबर 2025 ईस्वी से लागू किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इफ्टा क्या है, तो 4 देश इसमें शामिल हैं, आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। यानी कि भारत और इन 4 देशों के संगठन EFTA के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 10 मार्च 2024 को हुआ था, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है। अगला पॉइंट है भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य चुना गया है। अवधि 2026 से 28। UNHRC में 47 देश हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल। 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के जल अभिसमय वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र संघ के वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। इसे 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था वाटर कन्वेंशन को, और 1996 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। वर्ष 2025 का एपेक शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन 2025 का एपेक शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया के गयोंगजू शहर में आयोजित किया गया है। एपेक की स्थापना 1989 में की गई थी। सचिवालय सिंगापुर में है। 21 देश इसके सदस्य हैं और भारत इसका पर्यवेक्षक देश है। इसका 1 जनवरी 2026 ईस्वी से किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए भारत को चुना गया है। किम्बरले प्रोसेस क्या है? किम्बरले प्रोसेस तो इसकी शुरुआत 2000 में दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में की गई थी। आप सभी जानते हैं कि किम्बरले जो है वहाँ पर डायमंड्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो किम्बरले प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य है कॉन्फ्लिक्ट्स डायमंड्स यानी कि कच्चे या अपरिष्कृत हीरे के व्यापार को रोकना। और 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 2025 का सम्मेलन बाकू में संपन्न हुआ है। सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है और वर्तमान समय में ITU के सदस्य देशों की संख्या है 194। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है इसमें 16वां रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में। भारत के विदेश मंत्री ने बाइमा ट्रायंगल के साथ साथ भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया है। बाइमा ट्रायंगल क्या है? तो यह फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में बाइमर जर्मनी में की गई थी और इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप के एकीकरण को बढ़ावा देना। तो बाइमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट वॉल्ट। अमेरिका के द्वारा प्रोजेक्ट वॉल्ट की घोषणा की गई है। यह एक आपूर्ति श्रृंखला पहल है। इसके तहत अमेरिका में रणनीतिक अति महत्वपूर्ण खनिज भंडार स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें खनिजों एवं दुर्लभ मृदा तत्वों की खरीद और संग्रह की जाएगी। अगला है फोर्ज पहल, ठीक है, FORGE फोर्ज पहल। इसका पूरा नाम है फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट, फोर्ज पहल। इसका उद्देश्य क्या है? अति महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविध बनाने के लिए सहयोग करना। पहली मंत्री स्तरीय बैठक USA के द्वारा वाशिंगटन DC में आयोजित की गई। इसमें भारत सहित 50 देशों ने भाग लिया। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडो एशियन कॉपरेशन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। चलिए, 9वां हिंद महासागर पहल। 9वां हिंद महासागर पहल कहाँ पर संपन्न हुआ? मॉरिशस में। इसकी शुरुआत कब हुई? 2016 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए परामर्श मंच मुहैया कराना। तो हाल ही में 9वां हिंद महासागर जो सम्मेलन है, इनिशिएटिव है, वह मॉरिशस में संपन्न हुई। इस बार का थीम जो था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, इस बार का थीम था। ग्लोब नेटवर्क काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, या ग्लोब का पूरा नाम है, ठीक है। तो भारत ने इसकी 12वीं संचालन समिति की बैठक की मेजबानी की है। ग्लोब नेटवर्क की स्थापना 2021 ईस्वी में की गई थी। यह सऊदी अरब की G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई रियाद पहल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना और जाँच करने के लिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में CBI और ED ग्लोब नेटवर्क के सदस्य हैं। चर्चा में रहा मुध न्योमा एयरबेस कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत लद्दाख में स्थित है। BRO के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
भारत ने हाल ही में नवीनतम और सबसे ऊंचे लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस का उद्घाटन किया गया है और उस एयरबेस का नाम है मुध न्यूमा एयरबेस, जो कि भारत के लद्दाख में स्थित है। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर क्या है? अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा एक बड़ा व सैन्य खुफिया अभियान है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को नष्ट करना है। तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना के द्वारा शुभारंभ किया गया। बेसिकली इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट के कारण होर्मुज से जो यातायात जो था, समुद्री यातायात तो बाधित हो रहा था। तो अवरुद्ध होर्मुज जल डमरूमध्य के माध्यम से भारत आने वाले ऊर्जा शिपमेंट को सुरक्षित रास्ता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा की शुरुआत की गई थी। चर्चा में रहा पैरा डिप्लोमेसी क्या है? तो यह राज्यों को स्वयं के हितों को साधने के लिए विदेशी क्षेत्रों के साथ संबंध बढ़ाने की अनुमति देता है। यानी कि जब कोई भारतीय राज्य किसी विदेशी क्षेत्रों के साथ संबंध बढ़ाने कि को इच्छुक हो तो उसे पैरा डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। जैसे हाल ही में आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेशी दौरा हुआ, जापान, सिंगापुर में, ताइवान जैसे देशों में गए और वहां से निवेशकों को अपने राज्य में आने को आमंत्रित किया। तो अगर कोई राज्य के द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र से इस प्रकार के संबंध को बढ़ावा दिया जाता है तो उसे पैरा डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आईआर का करंट सेक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। इसके अलावा जितने आईआर के सेक्शन थे वो सारा मैं पीडी में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आइए सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल, प्लेसेस इन न्यूज। पहले हम लोग वर्ल्ड का देखेंगे, उसके बाद इंडिया का देखेंगे। पहला है ब्राजीलिया में 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम आयोजित किया गया। दूसरा, रवांडा ने सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स आर्थिक समुदाय ECCAS से स्वयं को अलग कर लिया है। ठीक है, यानी ECCAS से रवांडा अलग हो चुका है। इसका कारण कांगो के साथ बढ़ता तनाव है। ठीक है, तो सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना ECCAS की 1983 में हुई थी। वर्तमान समय में रवांडा के हटने के बाद सदस्य देशों की संख्या हो चुकी है इसकी 10। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। फिनलैंड ने रूस की ओर से संभावित खतरों का हवाला देते हुए ओटावा कन्वेंशन से हटने की मंजूरी दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने हाल ही में ओटावा कन्वेंशन से हटने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ओटावा कन्वेंशन बेसिकली 1997 ईस्वी में ओटावा कनाडा में तैयार हुआ था। 1 मार्च 1999 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के उपयोग, उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाना। तो फिनलैंड ने ओटावा कन्वेंशन से हटने की मंजूरी प्रदान की है। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ताजिकिस्तान में। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। और इसे मैं ऊपर भी अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि चाइना ने ब्रह्मपुत्रा नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण कार्य की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध प्रेह विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो प्रेह विहार मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद का प्रमुख केंद्र बिंदु बना हुआ है। रामसर कॉप 15 23 से 31 जुलाई 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। जिम्बाब्वे में आयोजन हुआ विक्टोरिया फॉल्स में। थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो रामसर कॉप 15 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जिम्बाब्वे में 23 से 31 जुलाई 2025 के बीच में। ईस्टर द्वीप, क्लाइमेट चेंज की वजह से 2080 तक डूबने की संभावना के कारण यह चर्चा में है। ईस्टर द्वीप या बेसिकली चिली में स्थित है, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण 2080 ईस्वी तक यह डूब जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, अल्बानिया के द्वारा
डायला नामक एआई चैटबॉट विकसित किया गया है। ठीक है, सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन और आवंटन का कार्य अभी डायला के द्वारा देखा जाता है और अल्बानिया के द्वारा डायला नामक एआई चैटबॉट विकसित किया गया है। मोजाम्बिक के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ पर मोजाम्बिक में पहुंचा। ला अर्चिला द्वीप समूह चर्चा में रहा, कहाँ पर स्थित है ला अर्चिला द्वीप समूह, तो वेनेजुएला में स्थित है। 23वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, मलेशिया में। विश्व की पहली येन आधारित मुद्रा प्रारंभ हुई जापान में, इसका नाम क्या है, स्टेबल कॉइन। ठीक है, पाकिस्तान के पासनीपतन का विकास यूएसए के द्वारा किया जा रहा है और पासनीपतन कहाँ पर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है और एससीओ का 10वां सदस्य बना है बेलारूस। ठीक है, आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते। आसियान की स्थापना कब, 1967 में। मालदीव HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों को मां से बच्चों में होने वाले संक्रमण को रोकने वाला पहला देश बना है मालदीव। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है, मालदीव। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का छठा सदस्य बना है सेशल्स। इसके अलावा अन्य 5 देश में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश है और सेशल्स कोलंबो शिखर सम्मेलन का छठा सदस्य बना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, ऑस्ट्रेलिया। ऑपरेशन सागर बंधु अब सभी चर्चित होंगे। द्वितवाह चक्रवात के कारण भारत और श्रीलंका के बीच में ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत की गई थी। 2027 में अदिस अबाबा में UNFCCC COP32 की मेजबानी के लिए इथोपिया को चुना गया है। थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में पहली बार सफलता किस देश ने प्राप्त की है, चाइना ने। UN के सीमा पारीय जलधाराओं और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण व उपयोग पर कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना, बांग्लादेश। पश्चिम अफ्रीका में IIT के पहले परिसर की मेजबानी, ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में, कहाँ पर, नाइजीरिया में। स्पेन क्यों चर्चा में रहा, तो विश्व का पहला विट इबेरियन लिंक्स यहाँ पर देखा गया है स्पेन में। सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है, इजराइल। इसे हमने PD मैगजीन में डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, तो सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है, इजराइल। अल जौफ के आंतरिक मरुस्थलीय क्षेत्रों में इतिहास में प्रथम बार हिमपात दर्ज किया गया। यह कहाँ पर, सऊदी अरब में। जंगेजुर कॉरिडोर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है जंगेजुर कॉरिडोर। ब्लू लाइन इजराइल व लेबनान के बीच में, ग्रीन लाइन इजराइल व वेस्ट बैंक के बीच में और येलो लाइन इजराइल नियंत्रित पूर्वी गाजा को फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन। ब्लू लाइन इजराइल व लेबनान के बीच में, ग्रीन लाइन इजराइल व वेस्ट बैंक के बीच में और येलो लाइन इजराइल नियंत्रित पूर्वी गाजा को फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख स्थल जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, अब थोड़ा हम लोग भारत का भी देख लेते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, श्री सैलम मल्लिकार्जुनी स्वामी मंदिर में संरक्षित एक ताम्रपत्र में हेलु धूमकेतु का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ICRI SAT साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तेलंगाना में। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य, अब तो इसकी संख्या 5 हो चुकी है, जिसमें टॉप 3 में देखा जाए तो मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा है। ठीक है, इसमें चौथे नंबर पे लद्दाख भी शामिल है और 5वें नंबर पे मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हाटी जनजातीय समुदाय में जाजड़ा नामक बहुपति विवाह प्रथा संपन्न हुई है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, केरल। डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन किया गया है। कांडला पतन पर स्वदेशी रूप से निर्मित ग्रीन हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र शुरू किया गया है। कांडला पतन पे इसरो ने तसोकर वैली लद्दाख में होप एनालॉग मिशन शुरू किया है। तो होप एनालॉग मिशन इसरो के द्वारा कहाँ पर शुरू की गई, तसोकर वैली लद्दाख में।
अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान की शुरुआत की गई है नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में। ठीक है। असम में बोडो समुदाय के बाथौ धर्म को आगामी जनगणना के लिए एक अलग कोड प्राप्त हुआ है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। बोडो समुदाय के बाथौ धर्म को आगामी जनगणना के लिए एक अलग कोड दिया गया है। कहाँ पर? असम में। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी अहमदाबाद के द्वारा की जाएगी। केरल बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। स्पेस सिटी परियोजना के तहत होप आइलैंड पर उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। ठीक है। बागुरुम्बा दाऊ 2026 बोडो समुदाय असम में इसको मनाया गया। केरल सरकार ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया है। अगला पॉइंट है एशिया के प्रथम संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य के पुनरुद्धार हेतु माजुली में चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? असम में। हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। और आज का लास्ट पॉइंट है बीआरओ ने हिमांक परियोजना के तहत मीगला दर्रे लद्दाख पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। ठीक है। तो ये जो है आज हमने 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया है। न्यूज़पेपर का करंट अफेयर, चूँकि न्यूज़पेपर का पिछली बार जो करंट अफेयर डिस्कस किया गया था वह जनवरी, फरवरी और मार्च का था, और इस बार अप्रैल, मई और जून 3 महीने का न्यूज़पेपर का करंट अफेयर डिस्कस किया गया। प्लस में आईआर का कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन विजन आईएएस मैगजीन का डिस्कस किया गया है, और प्लेसेस इन न्यूज़ इसको भी डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो इन 3 सेक्शन को समाहित करते हुए, कंपाइल करते हुए आज के इस वीडियो को डिस्कस किया गया था। तो आज के बाद हमारी अगली वीडियो जो आएगी वह 72वीं बीपीएससी पीटी से पहले का आखिरी वीडियो होगा, और वह जो वीडियो होगा वह अगस्त महीने का प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स होगा, जिसे संभवतः 14 या 15 तारीख को यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे ही मैगजीन मार्केट में अवेलेबल होगी हम लोग उसे 48 घंटे के अंदर अंदर वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड किए जा रहे हैं। इन सारे को अच्छे से आप लोग कंप्लीट करें, अच्छे से देख लें। अगर इन सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके अलावा किसी मैगजीन नोट्स को आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो हमारी अगली वीडियो आएगी अगस्त महीने की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की, क्योंकि हमने बिहार करंट अफेयर पूरा मैराथन वीडियो डिस्कस कर दिया है। नेशनल इंटरनेशनल का मैं डिस्कस कर चुका हूं। पीडी मैगजीन हर महीने का यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी गंभीरता के साथ आप लोग हमारे वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर सेक्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे, और वीडियो को आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IAS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।